Dear students, in previous lectures we have discussed about the characteristics absorption band of a particular functional group or a particular bond, जिसमें कि हमने एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स में अब तक हमने एल्केन्स का किया है कि एल्केन्स कोई पर्टिकुलर एल्केन लें तो उसकी पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पीक आएगी आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब करते हैं। आज हम बात करेंगे एल्कीन्स के केस की कि एल्कीन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पीक आएगी उसके आईआर स्पेक्ट्रा में। तो एल्कीन है जैसे, तो एल्कीन है वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होंगे और डबली बॉन्डेड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन भी होगा। तो सबसे पहले जो मेन पीक है हम वही डिस्कस करेंगे। जैसे एल्कीन है तो एल्कीन के अंदर अब हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि इस केस में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन जो CH स्ट्रेचिंग है वो आएगी। अब हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, CH स्ट्रेचिंग है वो sp2 हाइब्रिडाइज है या फिर sp3 हाइब्रिडाइज है या फिर sp हाइब्रिडाइज है, तो किस पोजीशन पे आती है। जैसे sp3 हाइब्रिडाइज हमने 3000 सेंटीमीटर इनवर्स देखा था कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग का। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो 3000 से थोड़ी कम, यानी कि 2900 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो 3000 से थोड़ा ऊपर, यानी कि 3100 से 3000 के बीच में आती है। अगर sp हाइब्रिडाइज है तो 3100 से ऊपर 3300 के आसपास पीक आती है। अब एल्कीन है तो एल्कीन के केस में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की पीक है वो कहाँ आएगी, जैसा कि शो 3000 से थोड़ा ऊपर, यानी कि 3 से 3100 के बीच में, मीन्स 3095 से 3010 के बीच में मीडियम इंटेंसिटी की जो पीक आएगी वो CH स्ट्रेचिंग की आएगी। अब स्ट्रेचिंग के बाद अदर बेंडिंग वाइब्रेशंस भी तो पॉसिबल है। तो एल्कीन के केस में जो CH बेंडिंग वाइब्रेशन है, यहाँ पे U दिखा रखा है मैंने, ऊप मतलब OOP, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो CH बेंडिंग वाइब्रेशन है वो एल्कीन में डिपेंड करता है कि वो CH किस तरह से प्रेजेंट है। अगर आपका एल्कीन है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, यानी कि एक कोई अदर ग्रुप है हाइड्रोजन के अलावा, तो उस टाइम पे जो CH बेंडिंग है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस नॉर्मली चाहे किसी भी तरह हो उसकी रेंज होती है 600 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो पीक आती है एल्कीन के केस में वो CH बेंडिंग की आती है। अब डिपेंड करता है 600 से 1000 के बीच में वो CH बेंडिंग है वो एल्कीन है वो कैसा है, वो मोनो है, सब्सटीट्यूटेड है या फिर वो डाई सब्सटीट्यूटेड है। अगर वो मोनो सब्सटीट्यूटेड है तो पीक आएगी 995 से 985 के बीच में। अगर वो डाई सब्सटीट्यूटेड है तो ये डिपेंड करेगा वो सिस है या ट्रांस है। ट्रांस के केस में हायर आएगी 960 से 970, सिस के केस में थोड़ा कम आएगी CH बेंडिंग 675 से 730। तो हमें जस्ट थोड़ा आइडिया लेना है, सिस के केस में 600 से 700, ट्रांस के केस में 950 से 970 कर लो और मोनो सब्सटीट्यूटेड के केस में 985 से 995 सेंटीमीटर इनवर्स की आती है। अब नेक्स्ट जो पीक है वो क्या रह गई है, C डबल बॉन्ड C। कार्बन जब एल्कीन है तो मेन जो दो पीक है वो क्या होगी स्ट्रेचिंग की, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग और दूसरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो कितनी होती है 1620 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। कई बार क्या होता है कि अगर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, यानी कि कोई इसके साथ अदर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन आ रही हो इस डबल बॉन्ड में या फिर यहाँ रेजोनेंस में आ रहा है ये डबल बॉन्ड, जब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो ये डबल बॉन्ड है इसके पास क्या आ जाता है पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 1620 से है वो 1580 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। तो लोअर्स हो जाती है, अगर कॉन्जुगेशन में हो थोड़ा डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग है वो हो सकता है सिस एल्कीन हो या फिर ट्रांस एल्कीन हो। तो ट्रांस एल्कीन में जो बेंड आता है C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग का वो थोड़ा वीक इंटेंसिटी का आएगा, जबकि सिस के केस में स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का आता है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पेंटीन के केस में, अब जैसे कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रा है
पेंटीन का। पेंटीन कैसा है, पेंट टू इन, और सिस पोजीशन में है। जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 नंबरिंग दें, यहाँ पे 2, हेयर 3, 4, 5। सेकेंड पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड दिखा रखा है और सिस फॉर्म में है, सिस टू पेंटीन है। तो अब आप यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या अब्जॉर्प्शन पीक आएगी। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है इस मॉलिक्यूल में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और कार्बन हाइड्रोजन है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज भी है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है। तो हमारे पास क्या क्या पीक आएगी आप ये देखो। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो जो CH स्ट्रेचिंग है वो कितनी आएगी, 3000 से थोड़ी कम। या आप देखो यहाँ पे 2800 है ये हेयर, दिस 2800 सेंटीमीटर और दिस 3200। 2800 से 3200 के बीच में ये 3000 है, तो 3000 से थोड़ी कम ये sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है। और एल्किन में यहाँ पे ये आप देख रहे हो sp2 कार्बन हाइड्रोजन, sp2 कार्बन हाइड्रोजन भी परसेंट है, तो 3000 से थोड़ी ज़्यादा, यानी कि ये वाली जो पीक है वो किसकी है, sp2 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कैसा है, C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग है, और किस पोजीशन पे आएगी, जैसे मैंने बताया 1600 से 1660 से 1620। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1600 है, और 1600 से थोड़ी सी हाई 1660 के आसपास यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है। क्लियर है। उसके बाद एक जो है वो सिस के केस में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। सिस के केस में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है वो कितनी है, अभी हमने ऑब्जर्व किया था टेबल के अंदर, यहाँ पे देखी थी। जैसे सिस के केस में है तो 675 से 730, यही सेम आप यहाँ देखोगे। ये देखो ये आपका 600 है यहाँ पे, और यहाँ 800 है। 600 से 800 के बीच में ये 700 है, तो 700 के आसपास यहाँ पे ये सिस की आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है, CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो जहाँ पे भी ऊप दिखा रखा, ऊप मीन्स आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांस के केस में, पेंटीन है वो कैसा है, ट्रांस हो अगर, ट्रांस के केस में आप यहाँ पे देखो ये जो है जस्ट sp2 सेम आएगा, sp3 कार्बन हाइड्रोजन पीक है वो सेम पोजीशन पे। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है, ट्रांस के केस में जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है वो हमने कितनी बताई थी कि वो 900 के आसपास चला जाएगा। सिस के केस में यहाँ 600 से 800 के बीच में 700 पे ऊप आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 950 के आसपास ट्रांस के केस में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की जो पीक आएगी। ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो कितनी आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ 1600 से 1800 के बीच में, यानी कि 1660 के आसपास। सेम यही सिस के केस में आ रही थी, बट सिस के केस में क्या थी, पीक थी वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो हमें ऑब्जर्व हो रही है ट्रांस के केस में बहुत वेरी वीक इंटेंसिटी की है। तो इस तरह से जस्ट पोजिशन तो सेम होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सिस और ट्रांस के केस में, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिस के केस में स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की और ट्रांस के केस में वीक इंटेंसिटी की। एंड सेकंड जो ऊप है ट्रांस के केस में आएगा 900 के आसपास, और सिस के केस में CH बेंडिंग का जो ऊप है वो आएगा 750 के आसपास। क्लियर है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है अल्काइंस। अब अल्काइन यानी कि जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड जो आएगी अल्काइन में। एक तो आएगी यहाँ पे जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन। अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन की कितनी आएगी, नियरली 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। और कौन सी, ध्यान रखना स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं हम, जो 3000 के अबाउट बता रहे हैं पीक, ये CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की है। जो CH बेंडिंग आता है अल्काइन के केस में वो आएगा 610 से 650। इस केस में अल्काइन के केस में इंटेंसिटी S यहाँ पे दिखा रखा है, स्ट्रॉन्ग मतलब S का मतलब है स्ट्रॉन्ग, मीडियम के लिए M और वीक के लिए W, ये नोटेशन होती है इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे अल्काइन के केस में CH स्ट्रेचिंग है, sp कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग, दैट इज 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, और CH बेंडिंग है वो 610 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है वो कितनी होगी, डबल बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा। डबल बॉन्ड जब 1680 है तो ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है 2100
2100 से 2150। अब हमें ये देखना है, जैसे कि एल्कीन के केस में देखा हमने, अल्काइन के केस में देखा, अगर ये सिमेट्रिकल है, ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल है यानी कि यहाँ पे भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी सेम ग्रुप लगा हुआ है। अगर सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उस केस में, सिमेट्रिकल के केस में डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, और डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा तो वो वाइब्रेशंस है वो क्या होगी, अलाउड नहीं होगी, वो IR इनएक्टिव होगी। तो ये हमें ध्यान देना है। जब एल्कीन्स है वो डबली बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड कार्बन है या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, वो सिमेट्रिकल अगर होगा, सिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड अगर होगा तो वो IR इनएक्टिव होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग IR स्पेक्ट्रा में कोई पीक नहीं आएगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अल्काइन के केस में, जैसे कि हमने यहाँ पे केस कंसिडर लेकर लिया है ओक्टाइन यानी कि 1 ओक्टाइन 8 मेंबर की कार्बन चेन ले लिया और फर्स्ट पे क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे पूरी चेन में sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन भी है और sp3 हाइब्रिडाइज। मेनली कोई भी अगर हम हाइड्रोकार्बन लेंगे तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग तो वहाँ पे होगी ही होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन है वो क्या होगी, 3000 से थोड़ी कम यानी कि 2900 के आसपास। तो ये एक पीक हमें यहाँ दिख रही है 2900 के आसपास, वो किसकी है, sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है वो कहाँ आएगी, 3300 के आसपास। यहाँ देखो ये 3200 है, 3200 से थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ 3300 के आसपास जो पीक आ रही है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की, दैट इज़ sp कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। एंड अदर पीक कौन सी होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी बताई मैंने, 2100 से 2150। जैसे यहाँ पे क्या है 2000 है, ये नोटेशन 2000 से थोड़ी सी ज़्यादा, 100 ज़्यादा, ये दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग अबाउट 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अब इस केस में जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन जो बेंडिंग है वो हमने नोट किया था कितनी आ रही थी, 600 से 650 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये बेंडिंग वाइब्रेशन, तो बेंडिंग है वो 1000 से लेसर में जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन ही होगा, जिससे हम फिंगरप्रिंट रीजन बोल रहे थे। फंक्शनल ग्रुप रीजन में मेनली जो है वो फंडामेंटल वाइब्रेशंस पॉइंट आते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से रिलेटेड ही बैंड आएंगे। अब ये तो हमने 1 ऑक्टाइन ले लिया जो अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड है। अगर हम यही मेंबर सिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड ले लें यानी कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो दोनों साइड सेम ग्रुप से अटैच्ड हो, अगर सेम ग्रुप से अटैच हो, तो जैसे मैंने ऑक्टाइन के केस में अगर 4th नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 4 ऑक्टाइन है, अब ये सिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से यहाँ डायपोल मोमेंट में कोई नेट चेंज नहीं आएगा, ड्यूरिंग वाइब्रेशन कोई नेट चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ IR रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस कोरिस्पॉन्डिंग IR रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के आसपास कोई बैंड नहीं आएगा IR स्पेक्ट्रा में। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था अगर एक्टिव होता ये, तो 2150 के आसपास। तो यहाँ हमने देखा 2150 के साथ कोई बैंड नहीं है, सिंपल 100% ट्रांसमिटेंस है, तो नो कार्बन कार्बन ट्रिपल स्ट्रेच। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं R ग्रुप। तो sp हाइब्रिडाइज का जो 3300 के पास पीक आना चाहिए अल्काइन के केस में वो भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है, वो कितनी आएगी 2800 से 2900 के आसपास, यानी कि 3000 से थोड़ी लेसर। क्लियर है। सो दिस इज द सिमेट्रिकल अल्काइन का IR स्पेक्ट्रा है। अब तक हम जैसे भी एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें फंडामेंटल वाइब्रेशन पीक कितनी आनी चाहिए इस केस में। जैसे हमें तो दो ही पता है sp3 और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ना ही तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग आएगा ना ही स्ट्रेचिंग आएगा, तो यही दो फंडामेंटल जिसमें ये भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही पीक आनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी पीक आ रही है। ये देखो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं फंडामेंटल बेंड्स तो उतने नहीं आते हैं। कई बार क्या हो रहा है स्पेक्ट्रा उतना
ईजी नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि यहाँ इस केस में भी दिख रहा है और आगे हम एग्जाम्पल करेंगे वहाँ उस केस में। तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल बैंड के अलावा भी कोई अदर एडिशनल बैंड्स भी आते हैं, एक्स्ट्रा बैंड भी आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा बैंड है वो क्यों आते हैं और किस रीज़न से आते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, ये अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल बैंड से अलावा जो बैंड आएंगे वो दो टाइप के होंगे। या तो क्या होंगे वो एडिशनल या फिर कपलिंग पीक बोलेंगे उन्हें, एंड या फिर ओवरटोन्स। अब हमें बात आती है कि ओवरटोन्स या फिर एडिशनल या कपलिंग पीक्स है वो क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओवरटोन्स की, ओवरटोन डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल बैंड्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड्स है वो कब आते हैं, या फिर IR रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन है वो कब होता है। फंडामेंटल बैंड हमने तब बोला था कि कोई मॉलिक्यूल है जो ग्राउंड लेवल या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी का जो ग्राउंड, जिसे मैं 0 से शो कर रही हूँ, ग्राउंड लेवल से वो वाइब्रेशनल की फर्स्ट एक्साइटेड लेवल यानी कि V1 में जाता है। यानी कि ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। उस टाइम पे जब एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा और उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैंड आएगा उसे हम बोल रहे थे फंडामेंटल बैंड, और उस वाइब्रेशन को क्या बोल रहे थे हम, फंडामेंटल वाइब्रेशंस। लेट कर लिया यहाँ इस कोरे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हुआ है वो न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन हुआ है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में ना जाके अगर वो अदर हायर एक्साइटेड लेवल में जाता हो, लेट कर लिया वो V2 में जा रहा हो या फिर वो V3 में जा रहा हो या फिर वो V4 में जा रहा हो, तो उस वाइब्रेशंस को बोलते हैं ओवरटोन्स। ओवरटोन्स जो है वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, वो फंडामेंटल वाइब्रेशंस की जितनी रेडिएशंस है उसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस अगर हम बात करें, यानी कि ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की अगर फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन अब्जॉर्प्शन की, तो वो अगर न्यू है, तो अगर हमारी पीक है वो 2 न्यू पे आ रही है या फिर 3 न्यू पे आ रही है या फिर 4 न्यू पे या फिर 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स, यानी कि अगर हमारी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फंडामेंटल बैंड आ रहा है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल पे अगर कोई बैंड आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड लेवल से हायर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। हो सकता है वो हायर में से सेकंड में जा रहा हो या थर्ड में, यानी कि ग्राउंड से फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल ट्रांजिशन या फंडामेंटल बैंड, और जहाँ पे 0 ग्राउंड लेवल से वो सेकंड में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के वो हायर सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन किसी अदर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीक आएगी उसे हम बोलेंगे ओवरटोन्स। तो ओवरटोन्स जो मेनली या फिर फंडामेंटल पीक के अलावा जितने भी यहाँ पे अदर पीक्स जो होती है, कपलिंग पीक्स या ओवरटोन, ये वीक इंटेंसिटी की होती है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल बैंड। तो फंडामेंटल बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे भी कोई बैंड आ रहा है तो वो क्या होगा, और वीक इंटेंसिटी का आ रहा है तो वो क्या है, वहाँ पे ओवरटोन है। अब इस केस में अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में न्यू फ्रीक्वेंसी पे कोई स्ट्रॉन्ग बैंड आ रहा है, यानी कि वहाँ फंडामेंटल बैंड है वो न्यू पे है, तो और उसके मॉलिक्यूल्स में हो सकता है 2 न्यू पे भी कोई बैंड आए वीक इंटेंसिटी का, हो सकता है 3 न्यू पे, हो सकता है 4, यानी कि हो सकता है जनरल बात करें तो n न्यू यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई बैंड आ रहा है और वो वीक इंटेंसिटी का होगा तो उसे बोलेंगे ओवरटोन। अब ओवरटोन भी फर्दर अगर हम बात करें, जैसे 0 से सिर्फ सेकंड एक्साइटेड से, 0 से फर्स्ट तो क्या हो गया फंडामेंटल, और 0 से सिर्फ सेकंड ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। क्योंकि ये तो अभी तक तो ग्राउंड है, इससे हायर वाला वैसे तो ओवरटोन हो गया, लेकिन कौन सा है, फर्स्ट ओवरटोन। अगर ग्राउंड से वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसे बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। अगर वो ग्राउंड से फोर्थ वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, थर्ड ओवरटोन। तो
तो वो किस हायर स्टेट में जा रहा है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओवरटोन्स। और ओवरटोन्स है मेनली क्या होते हैं, वीक इंटेंसिटी के होते हैं। जहाँ हम जैसे हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में हमने एल्कीन अल्काइन का स्पेक्ट्रा डिस्कस किया। इसी तरह अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो कार्बोनिल ग्रुप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो मैंने बताया कितनी आनी चाहिए, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, 1700 से 1800 के आसपास। वो डिपेंड करता है यहाँ पे एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है वो 1700, अगर हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ले 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, तो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ओवरटोन आएगा ये ऑब्जर्व किया गया कि वीक इंटेंसिटी है 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के पास अबाउट एक और पीक ऑब्जर्व की गई, और वो पीक क्या है, ओवरटोन्स थे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। क्लियर है। अब ओवरटोन्स के अलावा अदर क्या होता है कि कई बार किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर कोई दो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, लेट कर लिया कि वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 1 है और दूसरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 2 है। अब न्यू 1 एंड न्यू 2 दोनों वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हो सकता है ये दोनों कपल करे एक दूसरे के साथ। अगर एक दूसरे के साथ कपल करते हैं वो दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो फंडामेंटल, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ कपलिंग करके इंटरेक्ट करके एक नई वाइब्रेशंस देते हैं, और वो नई वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होगी, उन दोनों फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड की सम के इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी के। तो इस तरह इस पीक जो न्यू फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस है उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशनल बैंड या फिर कॉम्बिनेशनल बैंड्स। इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, एक तरह से किसकी कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ये कॉम्बिनेशनल बैंड बोलेंगे या फिर इनको कपलिंग बैंड बोलेंगे। जब दोनों की न्यू जो वाइब्रेशनल आई है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल है तो उस बैंड को हम बोलेंगे एडिशनल बैंड। क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब ये कपल कर रही है दो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और एक नई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इन दो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अगर डिफरेंस के इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है, तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे जो पीक आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, सबट्रैक्शन पीक या फिर डिफरेंशियल पीक। क्लियर है। तो दोनों फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कंबाइन होके हो सकती है वो एडिशनल बैंड दे या फिर हो सकता है वो सबट्रैक्शन का बैंड दे या फिर जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल बैंड दे। तो ये दोनों, ये क्या है, कपलिंग पीक है, इससे हम बोल रहे हैं कपलिंग पीक या फिर कॉम्बिनेशनल बैंड या फिर कॉम्बिनेशनल पीक। तो कॉम्बिनेशन है दो फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, वो एडिशन भी हो सकता है एंड सबट्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमारे पास जो पीक ओवरटोन्स आएगा या फिर कपलिंग पीक या फिर कॉम्बिनेशनल पीक। कॉम्बिनेशनल पीक फर्दर कितने टाइप की है, एडिशनल एंड सबट्रैक्शनल पीक। तो ये जो एक्स्ट्रा पीक है फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा जो आती है, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशनल और ओवरटोन्स है या फिर कपलिंग जिसे बात कर रहे हैं, कपलिंग और ओवरटोन्स जो होते हैं वो बहुत वीक इंटेंसिटी के आते हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल पीक्स। अब नेक्स्ट एक टर्म और है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्या होता है फर्मी रेजोनेंस? कई बार जैसे कि अब हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम का जो IR स्पेक्ट्रा है वो इतना इजी नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ फंडामेंटल बैंड के अलावा अलग कॉम्बिनेशनल पीक और ओवरटोन्स भी आते हैं। हालांकि कॉम्बिनेशनल और ओवरटोन्स पीक की इंटेंसिटी है वो थोड़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल बैंड। तो कई बार क्या होता है, अगर एनर्जी में वो क्लोजली लाई करते हैं, इंटेंसिटी में तो हमने देख लिया कि डिफरेंट इंटेंसिटी के होते हैं, वीक इंटेंसिटी के होते हैं। अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई IR स्पेक्ट्रा की अगर हम बात कर रहे हैं, IR स्पेक्ट्रा में अगर लेट कर लिया कि कोई फंडामेंटल बैंड है,
फंडामेंटल बैंड है वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का है, दिस इज़ फंडामेंटल बैंड। और इस फंडामेंटल बैंड के क्लोज में या फिर नियरली सेम एनर्जी का अगर कोई कॉम्बिनेशनल बैंड या फिर ओवरटोन्स इसके क्लोजली लाई करता हो एनर्जी में, अगर ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड की एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग या उस एनर्जी के आसपास ही कोई कॉम्बिनेशनल या फिर ओवरटोन्स हो, कॉम्बिनेशनल में एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर कोई ओवरटोन्स भी हो सकता है, तो फंडामेंटल और ओवरटोन्स या फिर कॉम्बिनेशनल बैंड क्लोजली लाई करते हो एनर्जी में, तो वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कपल करेंगे। और मैकेनिकल कपल करने से जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड है वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो किस में हो जाएगा, इस जो एडिशनल बैंड है ये कॉम्बिनेशनल या फिर ओवरटोन, तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगेगा। जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो जो फंडामेंटल बीम है उसकी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारे पास एडिशनल कॉम्बिनेशनल या फिर ओवरटोन है उसकी इंटेंसिटी है वो क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो इस तरह से मैकेनिकल कपल करने से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ फंडामेंटल बैंड से कॉम्बिनेशनल या फिर ओवरटोन में, जिसकी वजह से फंडामेंटल की इंटेंसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज हो गई है और जो कॉम्बिनेशनल या फिर ओवरटोन है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। इस कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कहें, मेनली क्या होता है, ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स आर मच लेस इंटेंस than the fundamental bands, but if the energy of the fundamental vibrations is quite close to that of overtones or combination band, energy is transferred from the fundamental band to the additional vibrations, additional combination band or overtones. So thus this increase the intensity of overtones or combination band. This mechanical coupling between fundamental band and additional band is known as Fermi resonance. और दिस फर्मी रेजोनेंस है वो मेनली कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में है, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। जहाँ पे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे वहाँ इस चीज़ को नोट करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे कि कहाँ ओवरटोन्स, कहाँ कॉम्बिनेशनल बैंड है और कहाँ फर्मी रेजोनेंस का अकर हो रहा है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो अगर हम लेट कर लेते हैं बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि डबल बॉन्ड है, लेकिन जो डबल बॉन्ड sp2, सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पे इस केस में, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हो सकता है साइड चेन में sp3 भी हो लेकिन sp2 तो होगा ही होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो पॉसिबल जो वाइब्रेशन है वो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं अराइल कार्बन हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पे हर एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो जो CH स्ट्रेचिंग है वो कितनी होगी sp2 हाइब्रिडाइज की, 3000 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3100 से 3000 के बीच में। तो यहाँ अगर हम बात करें 3050 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है जो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की पीक आएगी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की। साथ ही अराइल कार्बन हाइड्रोजन की जो बेंडिंग है वो आएगा 690 से 900 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बेंडिंग है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो बेंडिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक है, ये हमें ये बताएगा कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है वो कितना सब्सटीट्यूटेड है, वो मोनो सब्सटीट्यूटेड है या फिर वो डाई सब्सटीट्यूटेड है। अगर डाई सब्सटीट्यूटेड है तो डाई सब्सटीट्यूशन है वो ऑर्थो पोजिशन पे है, मेटा पे है या फिर पैरा पे है। तो ये CH बेंडिंग जो ऊप है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन CH का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक है यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो अगर हम बात करें मोनो सब्सटीट्यूशन की, यानी कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है और वो उसकी एक पोजीशन है वो हाइड्रोजन के अलावा किसी अदर ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है, अदर ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है, तो CH बेंडिंग है उसमें कितने आएंगे, 2 बैंड आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखना, अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड
सब्सटीट्यूटेड है तो दो बैंड आएंगे बेंडिंग के ऊप के 700 एंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अगर डाई सब्सटीट्यूट है और डाई सब्सटीट्यूटेड में अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है, लेट कर लिया ऑर्थो पे, तो ऑर्थो के केस में जो बैंड आएगा वो एक ही आएगा, ओनली सिंगल बैंड, और दैट इज 750 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अगर मेटा पोजीशन पे है जो सब्सटीट्यूटेड डाई सब्सटीट्यूशन कोई ग्रुप है तो उस केस में जो CH बेंडिंग के 3 पीक आएंगे मेटा के 680, 780 और 880। पैरा के केस में एक ही आएगा 850। तो ऑल ओवर रेंज है वो 600 से 900 होगी, लेकिन मोनो सब्सटीट्यूटेड है तो 2 बैंड, अगर ऑर्थो है तो सिंगल एक ही बैंड। ऑर्थो पैरा दोनों के केस में एक ही बैंड आएगा सिंगल, मेटा के केस में 3 और मोनो के केस में 2। यहाँ पे सिंगल जो मोनो के 700 और 750 डाई सब्सटीट्यूटेड है और ऑर्थो है तो 750, मेटा में 3 है तो 680, 780, 880 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, और पैरा के केस में 850। एक तो ये चीज़ है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो एरोमेटिक है वो कैसा है, डाई सब्सटीट्यूटेड है, मोनो सब्सटीट्यूटेड डाई है तो कैसा है, ऑर्थो है, मेटा है या फिर पैरा है, आप बता सकते हो। एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है, एरोमेटिक रिंग है तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है नहीं, तो सिंपल जो एल्कीन है, एल्कीन से थोड़ा लेसर इंटेंसिटी की, लेसर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अब्जॉर्ब करेगा जो एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो एरोमेटिक में जो सी स्ट्रेचिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 2 बैंड आएंगे और पेयर में आएंगे। कई बुक्स में ये गिवन है कि 2 बैंड आएंगे और पेयर में, यानी कि हमें क्या दिखेंगे, 4 बैंड की तरह दिखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो 4 आएंगे 1600, 1580, 1500, 1475, इनके अबाउट अगर 4 बैंड आ रहे, इसका मतलब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो कैसा है, एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर एक ही पीक शो हो रही है 1600 से 1660, तो इसका मतलब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसा है, एल्कीन है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर ये 4 पीक अब्सेंट, इसका मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एब्सेंट। अगर ये अपीयर हो रही है, इसका मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है वो टॉल्विन का है। टॉल्विन कैसा है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है। मोनो सब्सटीट्यूटेड है, एक तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग आनी चाहिए यहाँ पे। तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है वो कितनी आएगी, 3000 से थोड़ा लेसर, यानी कि 2900 के आसपास पीक आ रही है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन भी है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है वो कितनी आएगी, 3000 से थोड़ा सा हायर, यानी कि 3100 से थोड़ा लेसर, 3000 और 3100 के बीच में, यानी कि 3050 के आसपास ये sp2 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है। क्लियर है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो आप यहाँ देखो पेयर्स में आ रही है। ये 1400 से 1600 के बीच में एक बैंड यहाँ पे है, एक पीक ये यहाँ है और एक पीक यहाँ पे ये है, एक बहुत वीक इंटेंसिटी की है। तो ये 4 पीक आएगी, वो ज़रूरी नहीं है कि चारों स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के हो, लेकिन वो पेयर में भी दिख सकती है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिख रही है आपको, एक इस पोजीशन पे 1600, एक 1400। इसका मतलब ये 2 पीक पेयर्स में दिख रही है एक तरह से। इसका मतलब यहाँ पे कैसा है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। क्लियर है। और मोनो सब्सटीट्यूशन के लिए ऊप है वो कहाँ आएगा, 2 ऊप आएंगे, दैट इज हमने अभी बताए थे कितना, 700 और 750। तो 700 और 750 पे ये देखो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग 700 से 750 2 बैंड आ रहे हैं। और ये मोनो सब्सटीट्यूशन के ये जो एडिशनल बाकी बैंड्स है ये हमने अभी डिस्कस किए, हो सकता है कोई कॉम्बिनेशनल बैंड, एडिशनल सब्ट्रैक्शन या फिर ओवरटोन, तो ये एक्स्ट्रा बैंड है, एडिशनल बैंड है, कपलिंग पीक्स है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें डाई सब्सटीट्यूशन की, और डाई सब्सटीट्यूशन में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा की,
जैसे कि ये हमारे पास ऑर्थो का केस है, ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन है, तो यहाँ पे sp3 कार्बन हाइड्रोजन, sp2 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच सेम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक स्ट्रेच पे आप देख रहे हो, देखो कितने पेयर्स दिख रहे हैं, 4 पीक है, एक कुछ ओवरलैप भी कर रही है 1400 से 1600 के बीच में, ये एडिशनल कपलिंग पीक्स है सब्सटीट्यूशन में। मेन चीज़ क्या थी, ऑर्थो सब्सटीट्यूशन में जो ऊप आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, वो एक ही आएगा और कितना 750 के आसपास। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूशन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है, वो एक ही बैंड आएगा यहाँ पे, दैट इज 750। अब डाई सब्सटीट्यूशन है, अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो मेटा पोजीशन में आप कंपैरिजन देखो, sp2 वाली CH स्ट्रेच सेम है, sp3 CH स्ट्रेच सेम है जैसी ऑर्थो के केस में थी। यहाँ पे एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन में पूरा पेयर दिख रहा है एक तरह से 1400 से 1600 के बीच में, और मेटा सब्सटीट्यूशन में मैंने 3 ऊप बताए थे, दैट इज 680, 780 और 880 के अबाउट। तो यहाँ 600 से लेकर और 880 दैट इज 900 के बीच में आपको 3 ऊप दिख रहे हैं, 3 पीक दिख रही है। तो इस तरह का कोई पीक हो तो इसका मतलब वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, और कैसा होगा, डाई सब्सटीट्यूटेड और मेटा पोजीशन पे। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर यही सेम पैरा पे हो तो बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस हो रहा है आप यहाँ देखो। एक तो ये जो सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे जो ओवरटोन्स या फिर कॉम्बिनेशनल बैंड आ रहे हैं उनकी शेप और नंबरिंग चेंज हो रही है, और दूसरी यहाँ पे जो ऊप है वो चेंज हो रहा है। पैरा के केस में कैसा आएगा, एक ही आएगा और दैट इज इक्वल टू 850। क्लियर है, ऊप है वो पैरा सब्सटीट्यूशन में 850 पे एक ही बैंड आएगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है वो कैसा है, मोनो सब्सटीट्यूटेड या डाई सब्सटीट्यूटेड, अगर डाई सब्सटीट्यूटेड भी है तो वो कैसा है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में जैसे अगर हम बात करें OH ग्रुप की, OH ग्रुप है वो अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, फिनोल्स भी हो सकते हैं। तो ये हम डिटेल्स में जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर किया था वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहल्स की बात करें पहले, अल्कोहल्स अगर प्योर फॉर्म में है या फिर अगर डाइल्यूट है तो फ्री फॉर्म में होगा, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर वो कंसनट्रेटेड है और प्योर फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो वहाँ पे वो फ्री फॉर्म में नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। तो OH अगर फ्री फॉर्म में है तो OH स्ट्रेचिंग है वो कितनी आएगी, 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, और शार्प बैंड दिखेगा हमें। और अगर OH बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, फ्री फॉर्म में नहीं है, तो हाइड्रोजन वो इंटरमोलिकुलर है या फिर वो इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहाँ पे OH स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज है वो काफ़ी आएगा एज कम्पेयर टू 3600। यहाँ पे शार्प आना चाहिए, लेकिन OH अगर इंटरमोलिकुलर है तो 3200 से 3400 के बीच में बैंड है वो कैसा हो जाएगा, ब्रॉड बैंड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी एज कंपेयर टू फ्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इंट्रामोलिकुलर है तो फ्रीक्वेंसी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फ्रीक्वेंसी में भी ज़्यादा डिक्रीज नहीं आएगा, 3400 से 3500 ही सेंटीमीटर इनवर्स रहेगी, और बैंड भी क्या होगा, शार्प। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं अगर ब्रॉड बैंड आ रहा है तो इंट्रामोलिकुलर, अगर शार्प बैंड आ रहा है तो ब्रॉड बैंड आ रहा है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर शार्प बैंड आ रहा है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अल्कोहल का केस है, अगर हम सिंपल जनरल बात करें तो अल्कोहल्स क्या है, ROH। तो OH के अलावा यहाँ R ग्रुप है, तो R का ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट का क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग भी होगी, और CO स्ट्रेचिंग है वो हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में आएगी 1000, CO स्ट्रेचिंग नॉर्मली है वो 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज होती है। जैसा कि प्रीवियस एक लेक्चर्स में हमने एक में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड में कि सिंगल बॉन्ड की रेंज है वो CO CN सिंगल बॉन्ड, C हेलोजन, कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड, ये सब डिस्कस किए थे। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो 1000 से 1300 की रेंज होती है। प्राइमरी अल्कोहल में 1050, सेकेंडरी में 1100 और टर्शरी के केस में 1150 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास पीक आएगी। अब यहाँ पे अल्कोहल के केस में COH बेंडिंग वाइब्रेशन भी शो होगी जो कि ब्रॉड होगी पर वीक इंटेंसिटी की होगी, 1220 से 1440 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। सिमिलरली अगर अल्कोहल की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग फिनोल्स हो, फिनोल्स के केस में यहाँ पे क्या होगा,
का sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा और OH। जिस डिफरेंस क्या आएगा फिनोल के केस में, एक तो ये होगा इस एल्कोहल्स के अलावा यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन भी है, और यहाँ OH जो CO स्ट्रेचिंग है वो एज कम्पेयर टू एल्कोहल हायर फ्रीक्वेंसी की होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये CO बॉन्ड है ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से एज कम्पेयर टू एल्कोहल, एल्कोहल में कितनी हमने देखा यहाँ पे 1000 से 1100 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे फिनोल के केस में जो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1220 के आसपास चली जाती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जबकि OH स्ट्रेचिंग है वो नॉर्मल एल्कोहल से क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि फिनॉल में OH स्ट्रेचिंग है वो कितनी है 3200 से 3600, जबकि CO स्ट्रेचिंग है वो कितनी चली जाएगी 1220 या फिर 1230 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। अब देखिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है एल्कोहल के केस में, हमने ये एग्जाम्पल लिया है 1-हेक्सेनोल। 1-हेक्सेनोल में अगर हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे CH3 बैंड भी होगा, CH2 बैंड भी है, CO स्ट्रेच भी है, तो यहाँ पे एक तो होगा कार्बन sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। sp3 कार्बन हाइड्रोजन है वो कितना होगा 3000 से लेसर, यानी कि 2800 से 2900। तो यहाँ पे ये 2800 आप देख रहे हो, 2800 से 2900 के पास ये जो पीक है ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। दूसरा ब्यूटेनॉल है तो OH है, एल्कोहल है तो एल्कोहल है वो कैसा है, यहाँ पे अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर किसी सॉल्वेंट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो OH स्ट्रेच है, फ्री फॉर्म में होता तो यहाँ 3600 के आसपास आती, लेकिन 3200 के आसपास आ रही है। और बैंड देखो आप, बाकी पीक देखो अब तक जितने भी एग्जाम्पल के उनमें देखो, यहाँ देखो कितनी शार्प पीक आ रही है सारी, लेकिन ये जो OH वाला बैंड है ये कैसा आ रहा है, ब्रॉड बैंड। ब्रॉड बैंड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे, और 3600 से कम भी आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और कैसी हो रही है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। बाकी यहाँ पे CH2 बॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था, एल्किन के केस में CH2 बॉन्डिंग है वो 1400 के आसपास है, और 1400 से 1350 के पास CH3 बैंड है। CO स्ट्रेचिंग है वो एल्कोहल के केस में कितनी आ रही है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है तो 1050, ये 1000 है, 1000 से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे 1050 के आसपास CO स्ट्रेच। सो दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, ये पैरा सब्सटीट्यूटेड फिनोल है। पैरा सब्सटीट्यूटेड फिनोल है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे तो पीक क्या क्या आएगी यहाँ पे आप देखो। एक तो यहाँ पे क्या है, CH स्ट्रेचिंग है, और CH स्ट्रेचिंग है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन की कितनी आएगी 2850 के आसपास एक पीक यहाँ शो हो रही है, और एक इधर यहाँ पे थोड़ा सा 3000 से थोड़ा सा ज़्यादा पे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन की पीक होगी। दूसरा OH बॉन्ड भी, तो OH और कैसा आ रहा है आप ये देखो, ब्रॉड बैंड है और 3200 से थोड़ा सा हाई, जैसे कि OH ब्रॉड बैंड हो और 3200 से 3400 के बीच में हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिनोल के केस में हेयर यहाँ पे। एंड सेकेंड सब्सटीट्यूशन कैसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, और एरोमेटिक है कंपाउंड्स तो कैसी 4 पीक आनी चाहिए 1400 से 1600 के पास। तो 1400 से 1600 के बीच में आप ये देख रहे हो एक इकट्ठा यहाँ दिख रहा है, एक ये पीक का पेयर में दिख रहा है। तो इस तरह से एक कपल्स, कई सारे 4 तक का कपल्स आता है यहाँ 1400 से 1600 के बीच में। और CO स्ट्रेचिंग है वो 1220 के आसपास आएगी, फिनोल के केस में 1200 से थोड़ी सी ज़्यादा आप देखो तो ये CO स्ट्रेच है 1220। और पैरा पोजिशन है और सब्सटीट्यूशन है, तो पैरा पे कितना आएगा, एक ही ऊप आएगा, दैट इज 850। सो दिस इज पैरा सब्सटीट्यूशन ऊप आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। Clear है। So these are today we discussed about the IR spectra of hydrocarbons, जिसमें alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons and alcohols का डिस्कस किया है, फिनोल्स का डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनका हम स्पेक्ट्रा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।